WhatsApp group que me mencionó trabajo como ارتبط جماعة ان انت سراش يوصل خبركم دي مجد باري كيور. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? सर राइट, ओके। यस सर। आहिस्ता बोलो भाई, तुम तो क्या हो गया? आवाज़ आ रही है, बस यही पूछना था। गुड गुड। अच्छा, तो 11:29 हो गया, so let me just share the screen. So there are how many participants? 14. Let's wait for one more minute. Did you get my message about Kahoot and Zoom poll from your CR? जी, आपको मैसेज मिला था मेरा? हेलो? So what was the second one? You said Zoom poll. Zoom poll वो तो खैर आपको इसलिए यूज़ करना होता है जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको आ जाएगा, अपना मैसेज आ जाएगा. So let's start with the lecture. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today the lecture is about primary health care. So what do you see in this picture? Can anyone tell me? It's a simple picture. जी, anyone? क्या नजर आ रहा है आपको इस पिक्चर में? क्या नजर आ रहा है? हेलो? सर पेशेंट्स ओपीडी इमरजेंसी के सामने सर जमा है में, और सर इसमें जो है ना कोई वो नहीं है हमारे पास, मतलब अरेंजमेंट नहीं हुई थी पेशेंट्स की, और वो नहीं है लाइंस में, प्रॉपर लाइंस में नहीं खड़े हुए. ओके, तो सब पेशेंट और अटेंडेंट्स जो है वो मिक्स खड़े हुए हैं सर. ओके, तो ओके, थैंक यू. राइट, बिल्कुल. एक्चुअली दिस इज अ वेरी कॉमन पिक्चर इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, लोगों को वेट करना पड़ता है, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम पेरिफेरल एरिया, फ्रॉम पेरिफेरी. ठीक है, एंड दे आर देयर, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम आर देयर फॉर कॉमन एलिमेंट्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बड़ी कॉमन सी एलिमेंट्स होते हैं, बड़े कॉमन से डिजीज़ होते हैं जिनके लिए वो इधर आते हैं हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स आके अपना इलाज करवाते हैं. उनको इतना रास्ता तय करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं. ना सिर्फ मरीज़ और अटेंडेंट्स को नुकसान है, बल्कि हॉस्पिटल्स को भी नुकसान है, क्योंकि हॉस्पिटल्स का बहुत सारा टाइम, डॉक्टर्स का बहुत सारा टाइम ऐसे मरीज़ों को ठीक करने में लग जाता है जिनको प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल पे देखा जा सकता है. तो जो जनरल पेशेंट होते हैं, जिनको स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत होती है इन बड़े हॉस्पिटल्स में, वो फिर इग्नोर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम. हैव यू सीन दिस पिक्चर? आपने कभी देखा है इस तरह का हालात? देखे हैं आपने कभी टर्शियरी केयर में? Yes, sir. Okay. So let's go ahead. Learning objectives. By the end of this lecture, the students will be able to identify the tiers of healthcare. ताकि आपको पहले पता चले है क्या चीज़. Then comprehend, describe, and understand the different components, principles, and requirements of primary healthcare. So starting with the introduction to healthcare. Health is a fundamental human right. ये कोई luxury नहीं है. This is a need of everyone. चाहे वो गरीब है, अमीर है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई भी है, किसी भी race से belong करता है. It's a fundamental human right and the requirement of each and every individual on earth.
Integrated care comprising preventive, promotive, curative and health and rehabilitative services. जितनी भी integrated सर्विसेज होती हैं, हेल्थ सर्विसेज, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ क्यूरेटिव सर्विसेज नहीं होती जो हमारा फोकस रहा है अभी तक, जिसमें हम फोकस करते रहे इन चीज़ों के ऊपर। हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एलिमेंट्स की तरफ गए नहीं हैं जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है, एंड रिहेबिलिटेशन इज वेल। यस, हेल्थ केयर एक्सटेंड करती है फ्रॉम वूम टू टॉम, यानी आपके पैदाइश से लेके एक बच्चे के when he or she is born, उस वक्त से हेल्थ की नीड्स रिक्वायर होती हैं, और इवन जब तक मरने तक, आप अभी देख रहे हैं कोरोना में भी लोग इतने अल्लाह माफ करे फोत हो रहे हैं, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, सो हेल्थ इज द नेसेसिटी। Okay. So, and obviously key to socio-economic development and progress of the country. So health, without health, कोई भी country, जितनी भी अच्छी countries हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छे हैं, अगर हम उनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके बैकग्राउंड में आपको पता चलेगा कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। सो हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक विद द सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बच्चा जब बार बार बीमार होता है, स्कूल नहीं जाता, वो आगे अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो आपके पेरेंट्स they get the salary, they pay taxes. So when they get pay taxes actually, so what they do, they actually are involved in the socio-economic development of any country and progress of the country. उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। So एक बीमार कौम, एक बीमार बंदा कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता और वो आगे नहीं जा सकता, एक घर, एक सोसाइटी और एक कंट्री। And it is organized in 3 levels actually. So वही 3 levels मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ। These 3 levels are actually known as levels of healthcare or tiers of healthcare delivery system. अगर आप ये देखें, सबसे नीचे जो है आपका इधर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर है। Can you see this graph? Yes, sir. So इस ग्राफ में आपको क्या पता चल रहा है? What do you see over here? Okay. देखें, प्राइमरी लेवल का बेस सबसे बड़ा है। उसका बेस सबसे बड़ा क्यों है, कोई बताएगा? थोड़ा तेज सर, हेल्थ केयर की जरूरत ज्यादा लोगों को होती है सर। ओके, और ये ज्यादा करीब होता है। प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल्स, टर्शरी केयर तो सबके करीब नहीं होता ना। टर्शरी केयर तो पेशावर जैसे इलाकों में या मेजर सिटीज में होता है। जो प्राइमरी लेवल होता है, यानी BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, एंड RHC, रूरल हेल्थ सेंटर, ये लोगों के करीब होता है, ज्यादा पॉपुलेशन के करीब होता है। तो इसकी जो बेस है ये सबसे बड़ी है, और इसका स्ट्रेंथन होना भी सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व कर सकता है, क्योंकि ये सबसे करीब होता है। इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी लेवल, जो कंप्राइज करता है ऑफ तहसील हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स। जो ऊपर जाते जाते इनमें फैसिलिटीज ज़्यादा होती जाती हैं, इनमें ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होता जाता है, और हम फिर इसके ऊपर जाते हैं, यानी टर्शरी केयर हॉस्पिटल मेजर हॉस्पिटल होता है। जो मैंने भी आपको शुरू में तस्वीर दिखाई, वो टर्शरी लेवल की है, जहाँ पे रश पड़ा हुआ है। ये एक बहुत वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करता है कि आपकी इतनी रश पड़ी हुई है। बाहर आप कभी आपको एक्सपोजर होगा, सो व्हेन यू गो टू द वेस्टर्न सोसाइटी, देयर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स आर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। वहाँ पे इतनी रश नहीं होती है बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड केयर होती है। यहाँ पे तो लोग आम एलिमेंट्स के लिए आ रहे होते हैं 60-70%, और दूर से आ रहे होते हैं जिनको नीचे डील करना चाहिए, इधर या इधर मैक्सिमम। ऊपर तो स्पेशलाइज्ड केयर के लिए लोग आने चाहिए, ताकि इधर रश कम हो और जनरल पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम मिले जो ज़्यादा सीरियस है। सो ये एक हेल्थ केयर पैरामिड है, जिस पैरामिड में प्राइमरी केयर की सबसे बड़ी बेस है, फिर सेकेंडरी केयर आ रहा है, और फिर टर्शरी केयर आ रहा है। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग, जिस तरह लिखा भी हुआ है, बुनियादी मरकज़ सेहत यानी बेसिक हेल्थ यूनिट। The first level of contact between the individual and the health system, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये सबसे करीब होता है, इसकी एक्सेस सबसे नज़दीक होती है। ये गांव लेवल पे बिल्कुल नीचे के लेवल पे होता है। एसेंशियल हेल्थ केयर जो होती है, हम जो बेसिक केयर होती है वो इधर हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक।
यानी इधर बच्चों से रिलेटेड बीमारियां, डायरिया हो गया, नमूनिया से रिलेटेड, मलेरिया, मीजल्स से रिलेटेड वैक्सीनेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हम इधर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इवन डिलीवरीज भी कहीं कहीं होती हैं इधर। और इसमें जो बाकी लोग होते हैं बेसिकली वो मैं आगे बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी सेटिस्फैक्टरीली मैनेज, क्योंकि आप अपना भी देखें ना, आपको मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स तो आम एलिमेंट्स होते हैं ना, पूरी साल में आपको कितने कुछ सीरियस आपको डिजीज होती होंगी, बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर तो वो होती हैं जो कॉमनली ट्रीट की जा सकती हैं, आराम से ट्रीट की जा सकती हैं, एंड दैट इज़ दी बेनिफिट ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ केयर, कि आप तो उसको डील कर सकते हैं। क्लोजेस्ट टू द पीपल होता है, प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं जिसमें लेबर बेड्स भी होते हैं, जैसे मैंने भी पहले बताया, विदाउट डिस्पेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड एट द लेवल ऑफ यूनियन काउंसिल। इसमें प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव सर्विसेज हम देते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हम मलेरिया बेसिक जो होते हैं, टाइफाइड हो गया, टॉन्सिलाइटिस, फ्रिंजाइटिस, ईयर इन्फेक्शंस, ये कॉमन हम चीज़ें ट्रीट करते हैं। प्रिवेंटिव एलिमेंट्स भी और सपोर्टिव भी देते हैं, यानी हम फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें देते हैं, या प्रिवेंटिव एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि डायरिया को प्रिवेंट कैसे करना है, डेंगू फीवर से कैसे बचना है, एंड मैनी अदर एग्जाम्पल जिसमें हम प्रिवेंशन की बात उनको बताते हैं। पॉपुलेशन जो सर्व करता है, क्योंकि करीब होता है पॉपुलेशन के, तो 4 to 8,000 तक सर्व करता है। यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, मेल हेल्थ टेक्नीशियन होता है जो वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन अगेन प्रिवेंटिव एलिमेंट्स को डील करता है। फीमेल हेल्थ टेक्नीशियन होती है, लेडी हेल्थ विजिटर्स। लेडी हेल्थ विजिटर्स इस BHU में भी उनके लिए जगह होती है कि डिलीवरी कर सकें, और अगर वो नहीं कर सकते या नहीं आ सकते तो वो घर में जाके डिलीवरी करती है, यानी वो ट्रेंड होती है, ऑल्सो नोन एज स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। यानी ये एक जो दाई होती है जो एक गांव में अनपढ़ और जिसको स्टरलाइजेशन का कोई शऊर नहीं होता है, यू नो दे डू द डिलीवरीज विदाउट दिस स्टरलाइजेशन स्टफ, और फिर उसमें इन्फेक्शंस होते हैं, तो दे आर मच बेटर देन दोज इंडिविजुअल्स। सो इसमें सपोर्ट स्टाफ होता है, यानी चौकीदार वगैरह ना होता है। ये तो बेसिक हेल्थ यूनिट है। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर में दूसरा जो सेटिंग होती है वो रूरल हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें 20-30 बेड्स होते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज एट द लेवल ऑफ टाउन कमिटी। अब इसमें इन पेशेंट सर्विसेज भी होती हैं, आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली मॉन्क सर्विसेज लिखा हुआ है पिक्चर में, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड न्यूबॉर्न केयर। तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा और सर्विसेज मिलती हैं, नहीं आप देख रहे हैं, आपको इधर बच्चे के लिए सर्विसेज मिल जाती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सपोर्टिव सर्विसेज इन पेशेंट भी होती हैं और आउट पेशेंट सर्विसेज भी होती हैं। सो इनक्यूबेटर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो जो ऊपर जाते जा रहे हैं सर्विसेज बढ़ती जाएंगी, स्टाफ भी बढ़ता जाएगा, और जो पॉपुलेशन सर्व करेंगे वो भी बढ़ती जाती है। सो यहाँ पे स्टाफ भी 4 to 6 मेल डॉक्टर्स होते हैं, लेडी डॉक्टर्स भी होती हैं, और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ भी होता है। सो यहाँ पे इसको कहते हैं रूरल हेल्थ सेंटर। सो इसमें और भी सर्विसेज आ जाती हैं। सो इधर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। एनी क्वेश्चंस? हेलो? नो सर, नो सर, नो क्वेश्चन। सेकेंडरी हेल्थ केयर में, सेकेंडरी हेल्थ केयर, ये याद रखो, ये इसमें आगे MCQs आ रहे हैं। सो इसमें लेक्चर्स में ऐसे बैठा करो कि कल तुम्हारा पेपर है, क्योंकि MCQs यू नो कैन बी ट्रिकी एट टाइम्स, सो नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसलिए मैंने बीच में पोल्स भी रखे हैं, कहूट भी रखा है, ताकि तुम साथ साथ में तैयारी करते जाओ। सो सेकेंडरी हेल्थ केयर में जो आपके पास ये नज़र आ रहा है, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यहाँ पे डील होते हैं, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे प्रोवाइड किया जाता है, और फर्स्ट रेफरल होता है, यानी ये फर्स्ट रेफरल होना चाहिए, यहाँ पे पहले पेशेंट को आना चाहिए। हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट ऊपर आ जाता है टर्शरी केयर में। सो इस तरह तो होना नहीं चाहिए ना। सऊदी अरेबिया में अगर कोई टर्शरी केयर पे आए, डायरेक्ट उसको वापस भेज देते हैं कि तुम्हारे पास रेफरल फॉर्म की तरह। So they need to have a referral form in order to be detained at a tertiary care hospital. ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गए, क्योंकि हमने नीचे इन्वेस्ट किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स पे भी, बिल्डिंग्स पे भी, इक्विपमेंट पे भी। सो वो हम ऐसे क्यों उसको रखेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरेज, डायलिसिस, मॉनिटरी, ज़्यादा सर्विसेज अब आ रही है THP लेवल पे, यानी सेकेंडरी लेवल पे। सो इसमें पहले आता है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जो 50-60 बेड का हॉस्पिटल होता है, जिसमें अगेन प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव सर्विसेज दी जाती है, लेकिन एट अ लार्जर स्केल दी जाती है। ये सर्विसेज सारे लेवल पे दी जाती है, लेकिन इनका स्केल अब बढ़ता जाएगा।
फिर सेकेंडरी लेवल पे जो दूसरा सब टाइप आता है वो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। अब इसमें आप देख रहे हैं 100 बेड्स आ गए हैं और 2 मिलियन पॉपुलेशन को सर्व करता है। अगेन प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव सर्विसेज दी जाती हैं। दिस इज सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल। फिर इसके बाद आ जाता है टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये पिक्चर कहाँ की है? KMU। नहीं भाई, KMU कहाँ से आ गया? ये पीछे तो मैं नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्डिंग के पीछे भी बनू तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए इससे। ये क्या है? ALRH है सर। जी, ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है। पीछे आपको पहला बाला हिसार भी नजर आ रहा है। सो इट्स वेरी इजी टू पिक यार। तुमने अभी तक LRH भी नहीं देखा, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। इट्स लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन खैबर पख्तूनख्वा। HMC भी है, KTH भी है। दे ऑल आर टर्शरी केयर फैसिलिटीज। हाईएस्ट लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल सिचुएटेड इन लार्जेस्ट सिटीज होता है। यहाँ पे भी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सपोर्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज दी जाती है, लेकिन इनके स्केल अब बढ़ता जा रहा है। स्पेशलाइज्ड केयर इसके अंदर आती जा रही है। यानी बाईपास सर्जरीज हो गए, एंडोस्कोपीज, ब्रोंकोस्कोपीज, इन्हें स्पेशलाइज्ड केयर अब आते जा रहे हैं। अटैच विद मेडिकल कॉलेजेस, जिस तरह आपको पता है कि इनको HMC जो है, जिस तरह KGMC से अटैच्ड है, KTH जो है वो खैबर मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड है। सो आगे जाने से पहले एक पोल कर लेते हैं। जी शाबाश, जल्दी से बताइए इसका आंसर। So providing quality health services, community participation plays an important role to ensure maximum community participation. Which level of healthcare should be strengthened? Secondary। चलिए मैं बताता हूँ। ये सारे बाकी सोए हुए हैं। 48 प्रेजेंट है और 28 ने सिर्फ आंसर किया है। तुम लोग अपने ही नुकसान करोगे अगर तुम अभी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर रहे तो। Okay, so last 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is primary health care। जी देखें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा जो हो सकती है ना, वो नीचे के लेवल पे होती है। टर्शरी में किधर से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है, उसमें तो कम्युनिटी बड़ी दूर होती है। सबसे जो नीचे का लेवल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है। उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कम लोग होते हैं कंपैरेटिवली एक BHU के लेवल पे जो एंटरटेन करने होते हैं। तो उनको आप अवेयरनेस सेशंस दे सकते हैं, फैमिली प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन भी ले सकते हैं। सो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऊपर के लेवल पे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होती। ओके, सो 84% ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर। गुड। सो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ, आपको खुशी होगी जान के कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इन्वेस्ट करने का प्लान किया है प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड एक पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सेहत घर के नाम से, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने सिर्फ अभी BHU पेशावर के BHUs पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे मेडिसिन और स्टाफ और बाकी सारी फैसिलिटीज़ दी। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ रीसेंट डाटा। ये आपको नज़र आ रहा है? कैन यू सी दिस फिगर? यस सर। यस सर। आप देखें ये सारे जो है ना, ये सिलेक्टेड BHUs हैं सिर्फ पेशावर के। अभी पायलट किया उन्होंने पेशावर में, तो ये पलोसई, चमकनी, झगड़ा, पिश्तखरा, गुलबेला, ये सारी जगहों पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर में इनका फुटफॉल जो है, पेशेंट फुटफॉल आप देख सकते हैं हर जगह फुटफॉल इंक्रीज हुआ है। वो इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यानी सारे मेडिसिन घर ले जाते हैं। तो देखें, ये अब मेक श्योर करना चाहिए ना आपको कि आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप मेक श्योर करें कि एक जेन्युइन पेशेंट को आप दवाई दें ना। आप मेडिसिन तो ये तो नहीं कि वो चोरी करके लेके जाता है। डॉक्टर ऑफ कोर्स उसको पहले प्रिस्क्राइब करता है तो वो लेके जाता है ना। तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उन जेन्युइन पेशेंट्स को दवाइयाँ दें जो 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 उधर जिनको ज़रूरत है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इधर फुटफॉल ज़्यादा होगा और इवेंचुअली आपके टर्शरी केयर पे प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट ज़्यादातर होते हैं 80-90% वो इधर ही डील हो जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल।
बात तुमने ठीक की है बिल्कुल कि पेशेंट लेके जाते हैं, लेकिन अब ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना, वहाँ पे स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जेन्युइन पेशेंट्स को दे। और इसमें आगे बात हम करेंगे कि किस तरह हमने इसको अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे इसकी बात करेंगे जो हमारे प्रिंसिपल है। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त जो KME ने शुरू किया हुआ है वो GPs, जो हमारे GPs हैं नीचे के लेवल पे, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, उनके लिए फैमिली मेडिसिन में डिप्लोमा शुरू किया, जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वो मैनेज कर सकें कॉमन कंडीशंस को जो प्राइमरी हेल्थ केयर पे उनके सामने आती हैं। ठीक है जी, और रेफर करें उन लोगों को जिनको नीड है, जिन पेशेंट को ज़रूरत है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है इस कोर्स का। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी की जाए, क्योंकि वहाँ पे सिंपल MBBS डॉक्टर्स बैठे हैं जिनका इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच दे आर डूइंग। तो हम साथ में फैसिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और स्टाफ को भी ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दी पिक्चर जहाँ पे उनको इवन फ्रॉम अब्रॉड लोग आके ट्रेन कर रहे हैं फैमिली प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, कि वो कैसे अच्छी तरह से कॉमन एलिमेंट्स को डील कर सकते हैं और आगे रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट बैच, एक पिक्चर में तुम्हें बता रहा हूँ KME की। सो व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, है क्या बेसिकली? प्राइमरी हेल्थ केयर, इसको आप आगे फोकस कर रहे हैं, जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया था। इट इज़ बेसिकली एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली एसेंशियल हेल्थ केयर सबकी ज़रूरत है, मैंने पहले बताया था। प्रैक्टिकली साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स, ये हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे कि साइंटिफिकली साउंड यानी ऐसी चीज़ें हों जो साइंटिफिकली साउंड हो, जो एविडेंस बेस्ड हो। यानी इसलिए इनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर आपने हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी देनी है तो आपने कार्डिक पेशेंट को कौन सी देनी है, या किसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है अगर उसको प्री-एक्लेम्पसिया है तो उसको कैसे डील करना है। सो साइंटिफिकली साउंड हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो। अगर आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो नीचे क्या आपने फीमेल मेडिकल ऑफिसर दी हुई है, और टेक्नोलॉजी भी जो है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो। यानी अगर आप उसको कोई चीज़ें बता रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि यार तुम एंटेरो जर्मीनियम प्यूल लो या इस तरह की चीज़ें लो मार्केट से जाके जो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, बजाय इसके कि आप उसको ये बताएं कि तुम ORS घर में बना सकती हो, तुम ORS बच्चे को डायरिया में बड़ा अच्छे तरीके से तुम यूज़ कर सकती हो, तो उसको घर में तुम कैसे बना सकती हो। सो ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सेसिबल भी हो to individuals and families in the community through their full participation। तो वही ना, फुल पार्टिसिपेशन तभी आएगी जब आप उनको बताएंगे कि यार तुमने नेक्स्ट टाइम इससे बचना कैसे है, तुमने खुद भी इसकी ओनरशिप लेनी है। सो इट्स नॉट, प्राइमरी केयर इज नॉट जस्ट अबाउट द डिजीज, इट्स अबाउट द होल इंडिविजुअल, कि कल को वो तुम्हारे पास दोबारा ना आए, या उसका पड़ोसी दोबारा से ना आए, या उसके और बच्चे दोबारा से ना आए। बस ज़रूरी है कि उनकी फुल पार्टिसिपेशन हो, सो देयर इज लेस बर्डन ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर एज वेल, बिकॉज प्रिवेंटिव एलिमेंट्स की भी बड़ी ज़रूरत है, and at a cost that the community and the country can afford, obviously। So आपको ऐसी कॉस्ट चाहिए कि आप अफोर्ड भी कर सकें, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे इंटरवेंशंस को साथ में लेके आना। सो दिस वाज द डेफिनेशन व्हिच वाज एक्चुअली सेड इन अलमाता कॉन्फ्रेंस। ये 1978 में हुई थी कॉन्फ्रेंस, जो प्राइमरी हेल्थ केयर की पहली कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बड़े प्रिंसिपल्स भी सेट किए, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अलमाता इज बेसिकली सिटी इन किर्गिज़स्तान। ये USSR था पहले, तो रशिया था 1978 में, लेकिन अब ये किर्गिज़स्तान का ही हिस्सा है। और अब 40 साल बाद दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई 2018 में, इधर ही, लेकिन आस्ताना जो दूसरी थी। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। अलमाता के बाद ये 40 ईयर्स के बाद हुई। रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट, कि हमने पास्ट से क्या सीखा और हमने क्या अचीव किया, एंड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है। सो इसमें इन्होंने और भी नई चीज़ें लेके आए। तो अलमाता की बात तो होती है, लेकिन एज अ फ्यूचर डॉक्टर्स तो हमें इसका पता होना चाहिए कि अलमाता कॉन्फ्रेंस हो गई प्राइमरी हेल्थ केयर की, लेकिन एक और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आस्ताना की हुई उसी सेम कंट्री में, और उन्होंने आगे की बात की कि हम आगे इसको कैसे लेके चल सकते हैं और आगे इसमें क्या इनपुट्स लेके आ सकते। बेसिक हमारे वही रहे जो पीछे थे। इधर मैं एक जल्दी से तुम्हारे साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। Can you see this? Can you see? Yes, sir. In 1978, delegates from 134 countries and 67 partners took part in the groundbreaking Alma-Ata conference, co-hosted by the World Health Organization, UNICEF, and Kazakhstan, then part of the Soviet Union. ये बताने का मकसद आपको ये भी है कि आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी देखें। इसमें इंटरनेशनल आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नजर आएंगे।
Поэтому Алматинская конференция была созвана в результате того, что в мире был кризис большой по оказанию получению медицинской помощи, чтобы выработать единый, например, подход универсальный для того, чтобы повсеместно человек имел доступ к медицинской помощи. The need to provide people with the right care at the right time in their communities is enshrined in the Alma-Ata Declaration, agreed 40 years ago, and guides those working in primary healthcare today. La déclaration d'Alma-Ata, c'est une directive pour moi qui permet de prendre les décisions, qui permet de prendre beaucoup de stratégies afin de traiter et suivre bien les patients dans la communauté. In his opening address, Dr. Halfdan Mahler, then WHO Director General, explained his vision for, in his own words, a community-based health system and an equitable distribution of health resources leading to universal accessibility to essential health care, describing this as a unique manifestation of international health solidarity. Jeg elsker mit arbejde, fordi at jeg kommer ud og besøger borgerne i deres nærmiljø, deres eget hjem, giver dem god sygepleje, hvor de har mulighed for at være omgivet af deres nærmeste for altid af døgnet. Det giver rigtig god mening. Through progress made at the Alma-Ata conference, Henry Labouisse, former UNICEF executive director, sought to, quote, begin building at the other end, at the village end, and in the city slums, and to mobilize in the process the interest and the creative spirit of the very people whose health will be improved and lives transformed by the services to come. The principles of Alma-Ata has guided me in my work. The primary healthcare principle of equity, integrated approach, and community participation continue to be relevant as of today as they were 40 years ago. On ne parlera plus de maladies et on parlera d'une population saine. Det er rigtig vigtigt, at vi fokuserer på, at det handler om folks liv og ikke om deres sygdomme. Primary healthcare, the time is now. राइट जी, क्या देखा आपने इस वीडियो में? सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो तुमने बड़ी जनरलाइज किस्म की बात की है ना, इसके अलावा क्या देखो? इसके अलावा क्या देखा भाई? प्राइमरी हेल्थ केयर ने अपना काम किया है सर। लेकिन इसमें जो दो मोटे कीवर्ड यूज हुए ना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी हर बंदे को हर टाइम जब उसको जरूरत हो हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल। दैट्स द ह्यूमन राइट, दैट द बेसिक राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो वो चीज़ आपको प्राइमरी हेल्थ केयर ही दे सकता है, ठीक है जी। और इसमें जो बाकी प्रिंसिपल्स की बात हुई उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विटी क्या चीज़ है, इंटरसेक्टोरल अप्रोच क्या चीज़ है। बाय द वे ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें दी हुई हैं आपके नोट्स में, तो जब भी इस स्लाइड को पढ़ें तो प्लीज़ आप इन नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर एस्केप दबाऊँ तो सारे तुम्हें नोट्स नज़र आ सकते हैं। ओके वो स्टॉप ही हो गया, बट आई एम श्योर यू कैन सी, you do know how to check the notes of any presentation. So principles of primary health care जो इसमें भी जिक्र हुआ, और आपने देखा किस तरह हम अलमाता से ये आए हैं आगे, और ये बेसिक प्रिंसिपल अभी भी वही हैं जो पहले थे। तो पहला जो प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आपको इंश्योर करना चाहिए कि जिन लोगों को ज़्यादा मसले मसाइल हैं हेल्थ कंडीशन के, वो ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज रिसीव करें। यानी ये नहीं है कि आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया है शहरों के अंदर और गाँव को बिल्कुल आपने छोड़ दिया। तो दिस इज़ नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप उनको देंगे। फॉर एग्जांपल आप उनको ज़रूरत है ट्रैवल की, तो आप उनके लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो आराम से आ सकें। टर्शरी केयर में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है,
प्राइमरी हेल्थ केयर में तो डिलीवरी होती है, लेकिन सारी डिलीवरीज तो प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं हो सकती। जिस तरह हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, अबव 40 या लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिनको प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है, जिनकी मल्टी पैरा होते हैं, तो वो पहले से ही हमें पता होता है ना कि ये कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है, तो पहले से हम उनके लिए बुक करके उनके लिए सारे ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर लें ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देन देयर इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी की वो हो। जिस तरह हम उन्हीं के लोगों से थोड़े पढ़े लिखे उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को स्किल अटेंडेंट बना सकते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स बना सकते हैं, तो उनकी जो गांव के अपने लोग होते हैं ना, उनके अपने लोगों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बजाय इसके कि मैं बाहर से कोई बंदा भेज दूँ। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा उनको बताना कि भाई तुमने खुद आके इम्यूनाइजेशन करानी है बच्चे की। अगर देयर इज अ सीजन ऑफ dengue fever or malaria, so you need to be very vigilant about the mosquitoes and all that. Breastfeeding के बारे में बताना, so it's very important। सारा कुछ तो गवर्नमेंट या PHC नहीं करेगी, the community has to participate। Then there is intersectoral coordination, जो अभी पीछे बात भी हुई कि different NGOs को आप साथ में मिला सकते हैं कि वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करें। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, इधर इन्होंने ये रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड दे रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि न्यूट्रिशन की कमी ना हो, अंडर न्यूट्रिशन हो, स्टंटिंग ना हो। इसी तरह पेशावर में एक NGO MSF के नाम से जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की हुई है बेसिक हेल्थ यूनिट्स के साथ कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है तो आप हमें बताएं, हम उनको खुद यहाँ पे लेके आएंगे MSF के एम्बुलेंस में, पैसे भी उनको देंगे ताकि। तो देयर आर इंटरनेशनल एजेंसीज एज वेल जिनके साथ आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और अचीव। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारा के सारा उनको नहीं देना, NGOs को, क्योंकि NGOs आके अपना वर्टिकल सिस्टम शुरू कर देते हैं, पैरेलल सिस्टम, तो आपका सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो एकदम से कोलैप्स हो जाता है। तो यू शुडंट रिलाई ऑन देम, यू आस्क देम टू स्ट्रेंथन आवर सिस्टम रादर देन बिल्डिंग देयर ओन सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। उनको अलाउ नहीं करना कि तुम अपना सिस्टम क्रिएट करो, बल्कि हमारे सिस्टम में इन्वेस्ट करो और हमें स्ट्रेंथन करो। यू गेट दिस पॉइंट? हेलो? यस सर। और यहाँ पर तो ये हो रहे हैं सर। क्या हो रहा है यहाँ पे? सारा काम NGOs कर रहे हैं। नहीं, दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा काम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करी है। एक्चुअली NGOs अपने काम में उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करती तो आपको नज़र आता है। ये एब्सोल्युटली इट्स अ बिग मिथ। ये बिल्कुल गलत आपके जहन में चीज़ है कि NGOs टोटल उसका 0.5% मेरा ख्याल में कर रही है। उनकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी रीच गवर्नमेंट की होती है, उसकी रीच होती है सारे सूबे तक पहुँचने की, सारे यूनियन काउंसिल तक पहुँचने की। NGO तो किसी एक गाँव को पकड़ लेगी, एक फैसिलिटी को पकड़ लेगी, वो इस तरह की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छा काम जरूर कर सकते हैं। यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया सब। फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करें। जिसमें पहले बताया था कि ORS का आप बताएं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, या इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स का बताएं, या आप मुआक ऐसी फैसिलिटी जो वहाँ पे यूज हो सकती है। अब यहाँ पे मैं बड़ी मशीनें तो इस गाँव में नहीं यूज कर सकता। अब मैंने बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल चेक करना है, तो एक छोटी सी टेप होती है मुआक, इसको कहते हैं मिडिल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो मैं इसका सर्कमफ्रेंस सिर्फ एक टेप से चेक कर सकता हूँ, जो बड़ा एक आसान सी टेक्नोलॉजी है। विद इन अ मिनट आपको पता चल जाता है कि बच्चा अंडर नरिश्ड है, नॉर्मली नरिश्ड है, या ओवर नरिश्ड है, व्हाटएवर इट इज। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उस लेवल के लिए आपको यूज करनी चाहिए जो यूज हो सके। फिर इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह तुमने भी कहा दवाइयाँ सारे ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने बोला, तो उसके लिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसमें से एक पॉइंट, सारे नहीं, एक पॉइंट ये एक्सेसिबिलिटी का, ये उससे रिलेटेड है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? इसमें आते हैं जी 8 A's and 3 C's। पहले तो आता है कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो सी भी चीज़ है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यानी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अभी आप दे रहे हैं और यानी मैं खुद वहाँ पे मैंने आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ KP के। तो जब मैं BHU RSCs गया, वहाँ पे उनके पास 5-5 लाख रुपए के जनरेटर पड़े हुए थे, बिजली होती नहीं थी। तो वो अब ऐसे ही पड़े हुए। मैंने कहा पूछा क्यों पड़े हुए? जी तेल नहीं है इसमें, तो हमारे पास तो पैसे नहीं है इसमें डलवाने के लिए। तो 5 लाख इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, तो इससे अच्छा आप उनको
सोलर पैनल्स दे देते तो वो चलते रहते हैं, आगे तक चलते रहते हैं, क्योंकि बिजली ना होना एक बहुत बड़ा इशू होता है गांव के लेवल पे। सो इट शुड बी अप्रोप्रिएट। ऐसी चीजें ना दें जो जो यूज ही नहीं हो रही या ज़ाया हो रही है। तो आपको बड़ी, मैंने तो क्योंकि काम किया उनके साथ, मुझे पता है कि कितनी चीजें, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। देयर इज पुअर मैनेजमेंट, अभी बेहतर हो रही है, मैं आपको पीछे प्रोग्राम में बताया। बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ दी जा रही है, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर, तुम लोगों ने सरदरियाब देखा है कि नहीं देखा? आई एम श्योर देखा होगा। सर देख हाँ, शुक्र है। सरदरियाब के पास एक गांव है तख्ताबाद, तो वहाँ पे मैं असेसमेंट करने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास ईएनटी स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठा है जिसने डीएलओ वहाँ पे किया हुआ। कहते हैं मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो इधर यूज़ नहीं कर सकता अपनी स्पेशलाइजेशन को, तो आई नीड इक्विपमेंट। और मैं जब एक और जगह गया वर्सो रोड पे, तो वहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन भी पड़ी हुई है, और वहाँ पे उसका ओटी व्हाट डू यू कॉल दैट, एक्सरे मशीन को चलाने वाला है टेक्नीशियन, वो नहीं है अवेलेबल। सो इट शुड बी अप्रोप्रिएट, फिर अवेलेबल होना चाहिए। जो सी भी चीज़ें हैं ये लोग क्यों, आपको जो मैंने पहली पिक्चर बताई, इनको मज़ा तो नहीं आता कि अपने गांव से, धीर से, मर्दान से, सवाबी से उठ के पेशावर आते हैं, उधर अवेलेबिलिटी नहीं होती है स्टाफ की या मेडिसिन की या कोई और बेसिक चीज़ें, यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो ऊपर आते हैं। अवेलेबल होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। जैसे तुमने बताया कि यार दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक तो ये है कि लोग ले जाते हैं ना, लेकिन कभी कभी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। ORS के पैकेट्स हैं या फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं, वो एडुकेटली अवेलेबल नहीं होते। एक्सेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक BHU मेरे घर से 2 घंटे दूर है, तो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, लोग फिर नहीं आते हैं वहाँ पे। सो इट शुड बी एक्सेसिबल नियर टू द कम्युनिटी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपने कहा है कि जी यहाँ पे आके आप डिलीवरी करें रूरल हेल्थ सेंटर में, जो BHU के थोड़ा सा ऊपर एक लेवल आता है, और वहाँ पे आपने फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं दी हुई है, तो वहाँ पे तो एक्सेप्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर, तो वो तो एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं आएगी, वो लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, लोग उधर अपनी फीमेल्स को भेजेंगे, तो इवेंचुअली उनको ऊपर ही आना पड़ेगा, फिर टर्शरी में आना पड़ेगा। अफोर्डेबल होना चाहिए ऑब्वियसली, जो सी भी चीज़ें हैं वो अफोर्डेबल है, ये इतना इशू नहीं है, क्योंकि लेकिन जो सी भी वो अक्सर, मैं एक दो बंदों से मिला जो पेशेंट में जब असेसमेंट कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम तो ये पर्ची देते हैं, हम फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं दवाइयाँ लो बाहर जाके, इनके पास दवाइयाँ होती नहीं है, तो हम तो इतनी चीज़ें नहीं दे सकते। तो इट शुड बी अफोर्डेबल एज वेल। फिर एसेसिबिलिटी, एसेस करना, यानी एसेस, तुमने भी बात की कि उसको एसेस करना कि जो चीज़ हमने दी है वो सही तरह यूटिलाइज भी हो रही है कि नहीं हो रही, कि बस ऐसे ही बांटी जा रही है। अकाउंटेबल होना चाहिए कि जो डॉक्टर हमने वहाँ पे दिए हैं, जो फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स या टेक्नीशियंस हमने दिए हैं, वो अपना काम, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि चीज़ें देना तो सिर्फ काम नहीं है, अकाउंटेबल भी करना है उनको। कंप्लीटनेस क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? कंप्लीटनेस, हरी अप। सर क्या उसको फिर कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े? ओके, वेरी वेल डन। कंप्लीटनेस हो, मतलब एक फुल पैकेज हो, अगर उसकी वो एलिमेंट है तो वो वहीं पे डील हो जाए, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक फुल पैकेज हो। हाँ, अगर कोई मेजर इमरजेंसी है या कुछ है तो फिर तो हम उसको रेफर कर सकते हैं, और उस रेफर करने में भी फैसिलिटी हो, यानी एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो। तो दिस इज होल कंप्लीटनेस के रेफर भी उसको उधर ही से किया जा सके, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस के हर चीज़ जो वहाँ के लेवल की है वो वहाँ पे मौजूद हो, कंटिन्यूटी हो। वही जो मैंने बात की कि एक डॉक्टर को यानी फॉर एग्जांपल RSC में तो 4-5 डॉक्टर्स हैं, तो उनको पता हो अगर एक बंदा आज दूसरा डॉक्टर नहीं है, तो यानी आज मैं एक डॉक्टर के पास आया हूँ तो कल दूसरा डॉक्टर होगा, तो उसको पता हो कि इस बंदे के साथ क्या हुआ है, तो सारी प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ रिकॉर्ड में लिखा हो, यानी जो भी हो उसके रिकॉर्ड में लिखा हो। इसके लिए हम यूजुअली क्या करते थे कि छोटी सी डायरीज दे देते थे पेशेंट्स को, क्योंकि ये जो पर्ची है तो गुम हो जाती थी, तो बीच में शुरू हुआ कि डायरीज इनको देना शुरू कर दो, ताकि वो रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ताकि दूसरा डॉक्टर अगर उसको देखे भी तो पता हो कि क्या चीज़ है, इसको एलर्जीज है नहीं, इसकी कोमॉर्बिडिटीज है नहीं, तो एवरीथिंग। अच्छा, इधर एक कॉल करते हैं जल्दी से, इसका आंसर करें प्लीज।
Government of Pakistan has started a program of lady health workers. They are selected by local community and trained locally. By overcoming cultural and communication barriers, they provide primary health care in ways that are acceptable to the community. It shows okay, 40 seconds are gone. जल्दी करें please. इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे केएमयू में आने वाले हैं. देखें, they are selected by local committee. जो local उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने उनको सिलेक्ट किया और ट्रेन किया. और कल्चरल बैरियर्स भी खत्म हो गए हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स. यानी मैंने कोई पंजाबी जो है किसी पठान एरिया में नहीं दे दी कि उनको जुबान इंटर सेक्टोरल है सर. So this is actually what? This is actually community participation. ठीक है जी, जो मेजॉरिटी ने बोला 53% है. इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन में तो भाई एनजीओज वगैरह और इन सब का बाकी सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है ना. एमएसएफ की एग्जांपल मैंने दी, तो उनका एलिमेंट आ जाता है. ये जो एग्जांपल है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, कि आपने उनको सिलेक्ट किया, ट्रेन किया लोकली, तो उससे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन बैरियर, कल्चर, उनको सब पता होता है. जो वहाँ के लोग होते हैं कि मेरे गांव में क्या हालात है, क्या ज़रूरत है, किस तरह बात करनी है इनसे अराउंड है. I'm getting messages on chat. Okay. So again, the next point. Okay. जी शाबाश, इसका आंसर करें. 3 new cases of polio are found in interior Sindh. None of the children under 5 years of that age was given polio drops, as parents had to travel for 1.5 hours on foot to reach PHU to have polio drops. The incidence of polio is due to lack of accessibility. नहीं, please, you don't need to talk. आप poll पे देना. Why are you talking about it? शाबाश, थोड़ा जल्दी करें. 50 लोग और सिर्फ 32 ने आंसर किया. ओके, आई मेक श्योर कि जो पोल में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो अटेंडेंस काउंट हो, न कि जो आपकी जो क्योंकि मुझे इंडिविजुअली पता चल जाता है, मैं वो एक्सेल फाइल भी शेयर कर दूंगा. तो द राइट आंसर इज एक्सेसिबिलिटी. कि एक्सेस कितनी है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दूर है तो एक्सेसिबिलिटी इज एन इशू. इसी वजह से तो वो पोलियो ड्रॉप्स ही पिला रहा है उसको. सो एक्सेसिबिलिटी इज द राइट आंसर. एक्सेस नहीं, उसको 1.5 hour ट्रैवल करना पड़ता है ऑन फुट टू रीच दैट BHU. Accessibility is the right answer. 93% ने बोला थी. गुड. अच्छा, सो ये कोर एक्टिविटीज हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि कोर एक्टिविटीज क्या होती हैं. और ये हमने अभी जो 3 चीजें की हैं, प्रिंसिपल्स हमने कर लिए हैं, हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स या एट्रीब्यूट्स कर लिए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, और हम कोर एक्टिविटीज क्या होती हैं या एलिमेंट्स क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो हम पढ़ेंगे. ये हम एक एक करके जितने भी 10 पॉइंट्स हैं इसको आगे पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा जी, जो कोर एक्टिविटीज आपको इधर एजुकेशन जो पहला कोर एक्टिविटी वो है, लेट मी जस्ट आस्क समवन टू रीड इट. फजल वहाब, जरा इसको पढ़ो. जो क्या कहते हैं, सो रहे को जाग रहे, तो मैं चेक भी तो करूँ ना. हरी अप. फजल वहाब. हदीका शफी, आप पढ़े प्लीज. Number 1 point, education concerning prevailing health problems and the methods of preventing and controlling them. तो आप एजुकेट करते हैं, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, कंट्रोल के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है जो आने वाला है, फॉर एग्जांपल गर्मियों का सीजन है, डायरिया के एलिमेंट्स आने वाले हैं, हैंड वॉशिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर फैमिली प्लानिंग के इश्यूज हैं तो उनसे रिलेटेड उनको चीज़ें बताते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उनको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं. अगर उनको हाइपरटेंशन है किसी बंदे को, तो आप उनको कंट्रोल के हाउ टू कंट्रोल, डाइट कैसी होनी चाहिए, मेडिकेशन यूज कौन सी करनी चाहिए, एंड ऑल दैट.
तो एजुकेशन को देना हर एक डिजीज के बारे में, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2, जी पढ़े आगे। एजाज तुम पढ़ो या एमन, शाबाश। Promotion of food supply and promotion and proper nutrition. यार तुम जरा, खैर है तुम लेटे हुए, जरा तुम उठ के बैठ जाओ ना, तुम तो बिल्कुल लग रहा है बेड में बैठे हुए और हाथ में तुमने अपने मोबाइल पकड़ा हुआ और बिल्कुल सोने में के मोड में हो। जिला से मुर्दा। हाँ क्या चीज? एनीहाउ, सो प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो अभी आप देख रहे हैं कि BHU लेवल पे ये बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, एहसास नशो। फूड सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि स्टंटिंग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है। 40% ऑफ आवर किड्स आर नहीं, they are not privatizing. Who is saying privatizing? Okay, Mehtab, let me just answer you. They are not privatizing it. They are giving autonomy to the hospitals कि वो अपने decisions खुद ले सके। वो अभी भी अपना बजट देते हैं, कोई भी प्राइवेटाइज नहीं करता, ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन, हम किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रहे हॉस्पिटल, हम तो कह रहे हैं देखिए इसका बहुत बड़ा फायदा है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जल्दी से रिक्रूट होते हैं। अगर आपका कोई हेल्थ कार्डियक सेंटर बना है तो आप जल्दी से रिक्रूट कर सकते हैं। एमटी हॉस्पिटल्स की तुम बात कर रही है, मेजर हॉस्पिटल, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये थका हुआ निज़ाम होता हेल्थ सिस्टम का, तो उस जॉब्स के आने में, लोगों के आने में 2 साल लगते हैं, इट्स अ ह्यूज लेंथी प्रोसेस। लेकिन एमटीआई के आने के बाद आप मशीन भी जल्दी ले सकते हैं, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और ये चीज़ अभी नीचे लेके जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि लोग एक कुर्सी लेनी है, टेबल लेनी है, साल वेट करना पड़ता है, तो उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको अकाउंटेबल करेंगे, आपने लगाए कितने, लेकिन आप जल्दी डिसीजन लें। So this is not privatization, this is autonomy, giving autonomy. So वापस आता हूँ मैं, तो प्लीज अच्छे हैं आप सवाल जरूर पूछें, ताकि आप लोगों के जो जितने भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अबाउट दिस होल थिंग ये खत्म हो। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि हम ये खैबर में भी लॉन्च किया है, क्योंकि 40% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब देयर ब्रेन्स आर नॉट इवन डेवलप्ड एज वेल, देयर माइंड्स आर नॉट डेवलप्ड। तो वो बच्चा कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता सोसाइटी में, फैमिली में, कंट्री में। सो 40% बच्चे स्टंटेड, ये बहुत बड़ा फिगर है जी। तो प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एहसास नशो नुमा का पूरा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, पूरी कंट्री में लॉन्च होने वाला है। अभी ये पायलट हुआ है, लेकिन इसकी बड़ी ज़रूरत है, ताकि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अच्छी खुराक मिले, क्योंकि वो खुद माल नरिश्ड होती हैं, उनके बच्चे आगे माल नरिश्ड होते हैं। तो उन दोनों को कैटर कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी और साथ में बच्चों को भी, जो लेस देन 2 ईयर्स हैं स्पेशली। और आप देख सकते हैं इधर इनको अवेयरनेस सेशंस भी दिए जा रहे हैं। It's not only giving them food and all that, but giving them the awareness and basic education about basic things. बच्चे के लिए breastfeeding, starting breastfeeding within 1 hour, and giving them exclusive breastfeeding for 6 months. इधर तो लोग शायद खिला देते हैं, पता नहीं क्या खिला देते हैं और ख़राब कर देते हैं बच्चे को. So giving them basic education. And then the third point is जी काशिफ, करिश्मा, आप दोनों में से कोई पढ़े? चलो जल्दी करो. जुनैद, जवाद, मरियम, कोई एक पढ़े. An adequate supply of safe water and basic sanitation. ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ. इसकी सारी डिटेल नोट्स में लिखी हुई है, जो मैं बात कर रहा हूँ सारी चीजें मैंने लिखी नहीं है स्लाइड में. मेक द स्लाइड्स थिक एक्चुअली. सेफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन, तो अगर आप ठीक नहीं रखेंगे तो बीमारी तो खत्म नहीं होगी. If there is a weak sanitation, just let me tell you that weak sanitation, is responsible for $3 billion loss every year for Pakistan. $3 billion. IMF ने जो कर्जा दिया ना सारा, वो $6 billion का. पाकिस्तान में सिर्फ $3 billion का weak sanitation से नुकसान होता है in the form of diseases, और जो हम इन्वेस्ट करते हैं फिर इन बीमार लोगों के ऊपर.
जिसमें हेपेटाइटिस भी आ जाता है, ए और ई और बाकी बीमारियां भी आ जाती हैं। सो यू नीड टू हैव एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप जितने भी BHUs बना लें, डॉक्टर्स रख लें, क्या 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 फर्क पड़ेगा। सो इनको पहले आपको इनको भी साथ में ठीक करना है आपको। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी, ये पड़ेगा मदीहा, मानोर, आप में से मारिया, आप में से कोई पढ़े? और टाइम कम है। Maternal and child health care including family planning. बिल्कुल, ये भी एक बेसिक कोर एक्टिविटीज है जो प्राइमरी हेल्थ केयर पे हम देते हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने पहले लेक्चर में शायद बताया था कि हमारे यहाँ अनमेट नीड्स और फैमिली प्लानिंग बहुत है, जिससे अनवांटेड किड्स पैदा हो रहे हैं। कपल्स नहीं चाहते कि उनके यहाँ किड्स हों, लेकिन हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव फैमिली प्लानिंग मेथड्स। उनको पता ही नहीं, और इससे अबॉर्शन रेट बहुत ज़्यादा है। केपी का in context of their population, one of the highest abortion rate is in KP because they are unwanted pregnancies. आपको पता चलेगा जब आप फील्ड में आएंगे। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ बड़ी ज़रूरी है। वर्स्ट फिगर्स हैं हमारे पूरी दुनिया में बच्चों सिर्फ लेके और मैटरनल हेल्थ से लेके। तो वी नीड टू हैव प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मेथड्स ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। फिर हम बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट है इम्यूनाइजेशन, जो हम देते हैं, कोर एक्टिविटी हमारी होती है PHC लेवल पे, वो है मेजर इन्फेक्शस डिजीज। ये सारी की सारी डिजीजेज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है, सारी की सारी वैक्सीन्स, जिसमें आप देख सकते हैं चाइल्ड TB, पोलियो, डिप्थीरिया, नमूनिया, परटूसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, डायरिया, टेटनस, मीजल्स, ये सारी डिजीजेस के अगेंस्ट 10 डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है वैक्सीनेशन, और उसका स्केड्यूल आपके सामने दिया हुआ है। रोटा वायरस वैक्सीन ने ऐड की है पिछले साल, जो बड़ी ज़बरदस्त है। डायरिया इज द मेजर किलर जो बच्चों में होता है। इसके अलावा नीमोकोकल वैक्सीन दी जा रही है जो स्पेशली नमूनिया से बचाती है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको ये देखें ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आएगा, क्योंकि इसकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ, 70% है मैक्सिमम। बहुत सारे लोग इसको यूटिलाइज ही नहीं करते वैक्सीनेशन को। सो वी नीड टू हैव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ताकि ये चीज़ तो बच्चे लें ना, उनके पेरेंट्स उनको करवाएं, ताकि इसमें हमारा इन्फेंट मर्टेलिटी कम हो। फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज। क्या नजर आ रहा है आपको, कोई बताएगा? निज़ाम, रईस, हमजा, क्या नजर आ रहा है? सर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीजेस। ये सर तस्वीर में क्या? नहीं, ये तस्वीर में सर ये हॉस्पिटल तो है भाई, ये क्या आपने मच्छरदाना। डेंगू फीवर तो ठीक है, लेकिन ये आपको इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट नजर आ रहे हैं ना, ये इसलिए लगाए गए ताकि डेंगू फीवर का मॉस्किटो आके दोबारा काटे ना और दूसरों को ना काटे। कोई बीमारी जो फ्लाई के जरिए जो ट्रांसफर होती है ना, उसके से बचने के लिए ट्रीटेड बेड नेट से भी मॉस्किटो टच होता है, वो गॉन, दे आर गॉन। सो ज़रूरी है कि प्रिवेंशन की बात की जाए, और लोकली एंडेमिक डिजीज़ जो आपको पता है लास्ट ईयर हमारे यहाँ इवन पेशावर में कितना डेंगू फीवर आया था। तो लोकली एंडेमिक डिजीज़ जो हमारे यहाँ मीजल्स होता है, मलेरिया होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी चाहिए, बेसिक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे। फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, जैसे मैंने पहले बात की, जो फैमिली फिजिशियन का कोर्स मैंने KMU बताया, उसको यही बताया जा रहा है उन डॉक्टर्स को कि भाई जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको तो आप ठीक तरह से डील करें ना। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है या किसी को फरेंजाइटिस है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड शुगर है, तो उनको आप कैसे डील करेंगे? उसके लिए तो उसको टर्शियरी केयर में ना आना पड़ेगा, नीचे आप उसको डील करें। या कोई इंजरी है, जिस तरह आपने उस वीडियो में भी देखा, जो कॉमन इंजरीज बच्चों को लग जाती है, तो कैसे उन्हें डील करना है। तो इन चीज़ों के लिए ऊपर ना आए, लेकिन आते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए आ जाते हैं, तो ये नीचे डील होना चाहिए। तो दिस इज अ कोर एक्टिविटी। फिर जी ये कौन बताएगा? सायरा, सैफुल्ला, सनिया अफरीदी। Basic laboratory services and provision of essential drugs. जी शाबाश। सो आप मेक श्योर करते हैं, जिसमें अभी बात की गई, जो लेबॉर्ट्री सर्विसेज है ये अवेलेबल हो। BHU RSC लेवल पे एटलीस्ट हीमोग्लोबिन,
का टेस्ट हो, एक प्रेग्नेंट लेडी का या उसके प्रेगनेंसी टेस्ट हो, एसेंशियल ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल हो, फॉलिक एसिड वगैरह, या बाकी जो बेसिक ड्रग्स हैं वो अवेलेबल हो, जो प्रेगनेंसी में काम आए, या किसी इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में या थ्रोट इन्फेक्शन में, सारी एसेंशियल ड्रग्स जो है वहाँ पे वो अवेलेबल होनी चाहिए। वो लेबॉर्ट्री सर्विस जो बेसिक है, अब जाहिर सी बात है MRI तो नहीं हो सकता, लेकिन एक्सरे मशीन तो हो ना वहाँ पे RSC लेवल। तो ये चीज़ें बेसिक लेबॉर्ट्री सर्विसेज होनी चाहिए जो कोर एक्टिविटीज़ में। फिर जी सनिया आप पढ़े, सानिया और सनिया, रुकैया, रिदा, परवीन, अरे आप training of health guides and health workers and health assistants. हमने उनको भी ट्रेन करना होता है, उनको भी बताएं कि वो जो नीचे जाके नॉलेज दे रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो उससे पहले उनकी खुद तो ट्रेनिंग हो ना कि उन्होंने क्या बताना है नीचे जाके। अगर उन्होंने एंडेमिक डिजीज का बताना है या ब्रेस्ट फीडिंग का बताना है या फैमिली प्लानिंग का बताना है, तो पहले उनकी अपनी ट्रेनिंग तो पहले हो ना, तो उनको भी ट्रेन करना है। तो दिस इज द एसेंशियल कंपोनेंट कोर एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। और फिर उसमें रेफरल सर्विसेज, यानी ये RSC लेवल पे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं कि जो रेफर कर सके, कॉम्प्लिकेशन है किसी प्रेगनेंसी केस की या कोई और इमरजेंसी एक्सीडेंट बहुत मेजर हो गया तो उसको रेफर किया जा सके। एक और डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने भी की है, अभी जितनी भी एम्बुलेंस है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, वो सारी की सारी रेस्क्यू 1122 को दे दी ताकि इसकी बेटर यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि आपको पता है, और ये शुरू में भी स्टार्ट किया पेशावर और स्वात से, और आहिस्ता आहिस्ता इसको जून तक पूरे सूबे में लॉन्च कर देंगे। इसकी होगा क्या, आपको पता है जो रेस्क्यू 1122 का रिएक्शन टाइम है दैट इज मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स, तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं। और जो ये सर हमारी जो एम्बुलेंस पड़ी हुई है ये ऐसी पड़ी रहती है अस्पतालों में, यूटिलाइजेशन इसकी अच्छी नहीं होती है। तो हमने ड्राइवर्स भी उनको दे दिए हैं और साथ में उनके एम्बुलेंस जो हेल्थ स्टाफ की हेल्थ डिपार्टमेंट की इनको दे दी ताकि इसकी बेटर यूटिलाइजेशन 1122 वाले करें। तो उधर से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन आएगा और उनको जल्दी से हम रेफर कर सकेंगे कोई भी मेजर इमरजेंसी या कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है। So to summarize, primary care is an approach that focuses on person, not the disease. तो इसमें सिर्फ हमने एक पर्सन की बात नहीं करनी, बल्कि एज एक डिजीज की बात नहीं करनी, बल्कि होल इंडिविजुअल की बात करनी है। सिर्फ इलनेस की बात नहीं करनी, बल्कि हेल्थ की भी बात करनी कि हेल्थ आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी डाइट हो, या बच्चे की कैसे अच्छी डाइट हो, वैक्सीनेशन से कैसे हम उसको अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट द डिजीज बट दी हेल्थ, कि हम हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अदर लेवल्स ऑफ हेल्थ। ये बेस है बिल्कुल जो बनती है और उसके ऊपर आगे हम चलते हैं। तो इधर एक लास्ट कॉल करता हूँ मैं। जी शाम जल्दी करें। A woman traveled a long way from a remote village and came to a family planning center. When she went inside, she found a male doctor dealing with the clients. She decided to go back. The most likely reason for this decision is lack of जी शाबाश जल्दी, बस 3-4 मिनट ही हम। Okay, good. Majority of you have answered correctly, and the right answer is acceptability. क्योंकि जो वो अंदर गई है उसने मेल डॉक्टर देखा है, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, उस बंदी को तो एक्सेप्टेबल नहीं है उस रिमोट में। एंड शी वेंट बैक। सो दिस इज अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी तो भाई तब आएगा ना जब दूर होगा, एक्सेसिबिलिटी उससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक आपके साथ कहूँ शेयर करता हूँ। These are the references. Thank you. And do you have any questions? Please do ask. Do you have any questions? No sir, thank you. जी और कोई सवाल को पूछना चाहेगा? ओके अच्छा, मैं अभी जल्दी से एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक स्क्रीन, इट्स अ कहूट। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अपने कहूट ऑन कर लें प्लीज। कहूट एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल फोन। आई हैव 2-3 मिनट्स विद मी। आपको अभी स्क्रीन पे नंबर नजर आएगा, पिन नजर आएगा, आपने वो एंटर करना है। एंड
then you can, join the game. Okay. It's about PHC again. नजर आ रही है आपको स्क्रीन? शाबाश, जल्दी करें, शाबाश। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। एंटर दिस पेन। शाबाश शाबाश, जल्दी। सिर्फ 27 आए अभी तक, जल्दी करें। नहीं हो रहा सर। देखिए बाकियों का तो हो रहा है, तो आपका या तो नेट का कनेक्शन है या आपने नंबर गलत एंटर किया होगा। शाबाश, 33। नेट स्लो है सर। हाँ तो तुम अपना जरा पैसे जरा अपने कपड़ों पे कम लगाओ और मोबाइल के डाटा पे जरा लगा लिया करो ना आजकल, हैं? 32 हो गए। सर पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान में स्लो है सर। बस तुम पाकिस्तान भी डालो सब कुछ। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं 10 तक गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So let's start. चलें। Elements of primary health care includes all of the following except शाबाश, जल्दी करें, शाबाश। Okay, the right answer is providing employment to every youth. ये कब से PHC का एलिमेंट आ गया भाई? ये इसकी कोर एक्टिविटी कब से आ गई है? एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट। जरा प्लीज आप अपने आंसर को ठीक तरह से पढ़िए। तो टॉप कर रहे हैं सैफुल्ला, फिर मारिया और फिर हुमा, फिर मिसाल। Okay, so principles of primary health care include all except Okay, the right answer is mainly coordinated by doctors, except लिखा है mainly doctor by doctors नहीं, और भी health staff होता है जी उधर, ठीक है। लेडी हेल्थ विजिटर्स होते हैं जो नीचे जाके काम करते हैं, वैक्सीनेटर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं। तो ऑल्दो डॉक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो सैफुल्ला अगेन टॉप पे, हुमा बाद में। Emphasis shifted from urban to rural services mean emphasis shift होना from urban to rural services, ये क्या चीज़ है? इक्विटी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है? Okay, the right answer is equitable distribution. शाबाश, majority ठीक आंसर दिया 17 ने। जब आप अर्बन से रूरल सर्विसेज पे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फोकस कर रहे हैं अपनी प्रायोरिटीज को टूवर्ड्स रूरल, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है चीजों की। Okay, Saiful again, Tom and Zamaria. What's okay?
Worker demonstrating preparation of homemade ORS to mothers of under 5 children is an example of equitable distribution, community participation, intersectoral coordination, or appropriate technology. जी, the right answer is appropriate technology. जी, आप देखें जब वो बंदी बता रही है ना कि ORS तुमने इस्तेमाल करना कैसे है, तो ORS बेसिकली आप क्या बता रहे हैं, उसको appropriate technology बता रहे हैं कि तुमने ये चीज़ घर जाके, मैंने ये एग्जाम्पल आपको लेक्चर में भी बताई थी कि ORS ऐसी चीज़ें बताना कि जो appropriately वो यूज़ कर सकें। आप उसको बड़ी इंटारा जब मैंने इंटरव्यू में बाकी चीज़ें बताएंगे तो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। Appropriate technology is the right answer, जो वो घर में जाके इस्तेमाल कर सकती है। Okay, so Mariam is on top now. That's the second, I guess, second last question. Highest level of preference in health service among the following is बड़ा आसान है, तो जल्दी बताओ। The right answer is district hospital. Highest level of referral. क्या हो गया कि highest level of referral कौन सा है? कहाँ पे highest level कौन सा है referral का? First referral जो आपका secondary health care है, यानी THQ और DHQ, और highest level तो आपका major hospital आ जाता है। यानी इसमें तो district से ऊपर नहीं है, वरना आपका major hospital tertiary कोई आ जाता है। लेकिन इन चारों में तो यही है सबसे highest। ये एक्टिविटी में लेक्चर में काउंट नहीं करता, ठीक है, तो लेकिन आपको आना चाहिए इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आपको MCQ में हेल्प करेंगी, KMU में हेल्प करेंगी। लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ पिक्चर अबाउट So the right answer is tertiary health center. Absolutely, the Lady Reading Hospital is a tertiary health center. Okay, so let's see. Number 3 पे है जी परवीन, नंबर 2 पे है हमजा, नंबर 1 पे है जी हुमा। Okay जी, congratulations, thank you, Allah Hafiz.